हेलो सीए स्टूडेंट्स, सो दिस इज शांतनु भंडारी और आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग एंड एग्जामिशन के बारे में। सो आई एम श्योर ट्रेनिंग आपने शुरुआत कर दी होगी, बट अगर अभी तक आप सोच रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे हम काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो रेगुलरली भेजते रहते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि भाई ट्रेनिंग जो है उसके अंदर एग्जामिशन अगर मिलती है तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलती है और कैसे हम अप्लाई उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जान लें आप एक मोटी मोटी बात कि अगर आप एग्जामिशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहली बात तो एग्जामिशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप प्रोफेशनल पास हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि ट्रेनिंग आपने कभी भी स्टार्ट कर दी, वैसा नहीं है। अगर एग्जामिशन आप कभी भी क्लेम करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो एग्जामिशन की जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो ये कि आप प्रोफेशनल पास होने चाहिए। तो जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में हैं और सोच रहे हैं एग्जामिशन के बारे में, तो वहाँ पे बात नहीं बनेगी। यू हैव टू पास ऑल मॉड्यूल ऑफ CS प्रोफेशनल। उसके बाद आप एग्जामिशन क्लेम करने की बात कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप एलिजिबल होते हैं, जो आज मैं बताऊंगा लिस्ट उसमें से, तो आप अपनी एप्लीकेशन ICSI को भेज सकते हैं। ये सब कुछ जो आपका ICSI का वेब पोर्टल है, स्टूडेंट्स का जो वेब पोर्टल है, उसी के ज़रिए ये सब कुछ किया जाएगा। तो आइए थोड़ी सी बात हम करते हैं कि एक्चुअली एग्जामिशन जो है वो कैसे मिलेगी और किस तरीके की एग्जामिशन जो है हम क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक फ़ीस भी देनी है, जो कि कुछ परसेंटेज कट के आपको वापस मिल जाएगी अगर आपकी एप्लीकेशन जो है एग्जामिशन की वो रिजेक्ट हो जाती है। तो बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एग्जामिशन, यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साथ साथ EDP। तो EDP जो है उसकी भी आपको एग्जामिशन इसी के साथ मिल जाएगी अगर आप इन कंडीशंस पे आई थिंक आप जो भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इन कैटेगरीज का है, तो आपको एग्जामिशन मिलनी तय है। तो उसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी क्या है? सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है कि कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 3 इयर्स एक्सपीरियंस। अलग अलग पोस्ट पे, अब वो नाम अलग अलग हैं, एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है, कोई भी और पोस्ट जो इससे हायर है, कौन से डिपार्टमेंट में? सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में। या और लिखा है 4 इयर्स एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, क्योंकि क्या है CS का जो मेजॉरिटी काम होता है वो सारा का सारा सेक्रेटेरियल में होता है। तो अपने आप को बहुत लोग डाइवर्स करने के लिए LLB भी करते हैं। आपको पता होगा CS के साथ अगर आप किसी से पूछें भाई क्या करना है, तो शायद मैक्सिमम पीपल आपको ये बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई LLB कर लो, LLB अच्छा है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं ये आपको बताऊंगा LLB MBA के अलावा आप CS के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ये सब पुरानी बातें हो गई। अभी कुछ हमें नया करना है, अगर हमें बने रहना है ना मार्केट में, तो LLB करके अकेले काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करने की भी ज़रूरत है। तो वो बताऊंगा अलग से वीडियो में, बट फिलहाल हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी कंपनी के सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में, या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट इन सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट इन अ कंपनी। अब वो कौन सी कंपनी की बात जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं वो देख लीजिए। वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, पता है ना पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? सो पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 50 लाख रुपए हो, या फिर और ग्रॉस फिक्स एसेट्स जो है वो कम से कम, लिखा है नॉट लेस देन, मतलब एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए के हों, या फिर जो और तीसरी बात है और लिखा है टर्नओवर कम से कम कितना हो? 10 करोड़ रुपीज इंक्लूडिंग एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो सरकारी हो, नॉन सरकारी हो, पर वो इन क्राइटेरिया पे फॉल करे। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी हो 3 साल का या 4 साल का, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके साथ साथ वो एक कंडीशन है, उसके साथ साथ अब मुझे मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट जो मेरी कंपनी है उसका टर्नओवर जो कह दीजिए, पेड अप शेयर कैपिटल कह दीजिए, ग्रॉस फिक्स एसेट इन रेंज में नहीं आता। जो यहाँ पे लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपए कम से कम। उसके बाद ग्रॉस फिक्स एसेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 2 करोड़ रुपए। उसके बाद टर्नओवर जो है वो 10 करोड़। इनमें से कुछ भी है, मान लीजिए मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग पहले ही जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो वो कर रहे हैं, बट सिर्फ एक्सपीरियंस से बात नहीं बनेगी। ऐसी कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए जिसका नाम जो भी हो, बट वो इन क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया में फॉलो करती है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये देख लें, ज़रा पता लगाएं। आपको वैसे पता होगा अगर आप सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में हैं कि भाई उसका टर्नओवर जो है वो कितना है, ग्रॉस एसेट्स कितने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। ये पहली कंडीशन है। अगर आप इसके अंदर फॉल नहीं करते तो बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि और बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे आप एग्जामिशन ले सकते हैं। तो ठीक है, पहली ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन है 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज सेक्रेटेरियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और एनी अदर पोस्ट इक्वलेंट। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, एनी अदर पोस्ट इक्वलेंट, क्या होता है? देखो, हर जो डेजिग्नेशन होती है, जैसे आप लॉ में डेफिनेशंस पढ़ते हैं,
डेफिनेशन दे देने का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना प्लस है ना माइनस है, मतलब ये एग्जैक्ट यही चीज़ है। बट ऑफिस के अंदर डेजिग्नेशन जो होती हैं वो बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आजकल क्या होता है, सीईओ आपने सुना है, पुराना हो गया, अभी क्या आ गया, सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ऐसे बहुत सारी ऐसी डेजिग्नेशन हैं जो शायद हमने सुनी नहीं है, बट उनका जो काम है वो क्या करते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया एनी अदर पोस्ट इक्वलेंट। हो सकता है आपकी कंपनी में आपको सेक्रेटेरियल ऑफिसर ना कहते हो, कोई दूसरे नाम से डेजिग्नेशन हो, तो वो भी चल जाएगा, बट एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करेगा साथ साथ, और जो क्राइटेरिया बताया आपको वो। तो जो सेकंड है वो कहते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज अ सेक्रेटेरियल ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव या कोई भी ऐसी पोस्ट, या फिर 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए एज एन असिस्टेंट और एनी अदर पोस्ट इक्विवेलेंट और हायर देयर टू अंडर अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ऊपर वाला क्या था, कंपनी के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए था। यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर चाहिए जो कि होल टाइम प्रैक्टिस में। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो फर्म में भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो जो फर्म है वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ही तो चला रहे हैं, है ना। तो उस फर्म के अंदर अगर आप एज एन ट्रेनी नहीं बट एज एन एम्प्लॉय की तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हैं चाहे सेक्रेटेरियल ऑफिसर हैं, और आपको 3 साल हो चुके हैं वहाँ पे या 4 साल हो चुके हैं जो यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से, और जिस कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो उसको भी प्रैक्टिस करते हुए एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। दोबारा बताऊं, कोई भी ऐसा कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस करते करते उन कंपनी सेक्रेटरी को 5 साल हो चुके हैं, जैसे कि मुझे CS बने हुए 9+ ईयर्स हो चुके हैं, 10 नहीं बोलूँगा क्योंकि भी पूरे नहीं हुए, तो 9+ हो चुके हैं। तो ऐसा ही कोई कंपनी सेक्रेटरी जिसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हों, पहली बात, फिर आपको उनके साथ काम करते हुए जैसे यहाँ पे लिखा है 3 साल या फिर 4 साल जो है वो हो चुके हैं, 2 अलग अलग डेजिग्नेशन पोस्ट दिए हैं, तो आप एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद फाइनल डिसीजन ICSI का होगा, मतलब हो सकता है आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करें। अब कोई कंपनी सेक्रेटरी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अब उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बट प्रैक्टिस इतनी खास नहीं चल रही है, तो फिर ऑब्वियसली अगर काम नहीं है, अल्टीमेटली है कि काम आपको आना चाहिए, चाहे ट्रेनिंग से आप सीखें चाहे एक्सपीरियंस से ऐसे करके सीखें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है काम आना चाहिए। अब जिस फर्म में आप मान लीजिए वहाँ पे काम उतना खास नहीं आ रहा है, भले एक्सपीरियंस कितना किसी को भी हो, तो वो एक्सपीरियंस किस काम का, जब तक हमने काम ही नहीं किया तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा हमें। तो ये कंडीशन है टू स्टार्ट विद, बट फाइनल कॉल जो होगी वो फिर भी ICSI की होगी कि एग्जामेशन देनी है या फिर नहीं देनी है। तो अगर आप इनके अंदर फॉलो करते हैं या इनके में से जो भी कंडीशंस है इसके अंदर आप कहीं आते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जामेशन की डिमांड करने के लिए। बट मिलनी है एग्जामेशन या नहीं, वो और क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करेगा, अभी हम नीचे भी देखेंगे। ठीक है, 2 बातें हो गई। तो तीसरी जो कंडीशन है वो कहते हैं पॉइंट नंबर C में कि 5 इयर्स। अब ये जो 2 कंडीशंस थी ये एज अ जनरल इंडिविजुअल थी। अब अगर मान लो कोई CA है, कोई CMA है, उनको एग्जामेशन चाहिए, तो क्या उनको मिल सकती है? तो मिल सकती है, बट उनका क्राइटेरिया क्या है? 5 years post qualification worth experience of continuous practice on a whole time basis as a chartered accountant or cost accountant having carried out statutory cost internal audit or providing management consultancy services to a company having a paid up share capital not less than, मतलब वही at least 50 lakh of any organization having gross fixed asset of not less than 2 crore, ये ऊपर वाली बात है, और टर्नओवर जो है वो 10 करोड़, इंक्लूडिंग एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल प्रोवाइड स्कोप फॉर एडुकेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो अगर आप मान लीजिए CA हैं, ठीक है, बहुत लोग क्या है बहुत सारे मल्टीपल कोर्स करते हैं, तो आप CA हैं या CMA हैं और आपको 5 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, CA बन गए, उसके बाद प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और 5 साल उसके हो चुके हैं, या CMA हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 साल हो चुके हैं, तो इन दैट केस आप एग्जामेशन की डिमांड कर सकते हैं। बट सिर्फ 5 साल से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे 5 साल में आपने क्या किया भाई, ऑडिट किया ना, CA है CMA है, तो या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, कॉस्ट ऑडिट होगा, किसी तरीके का तो ऑडिट होगा ही। तो वो जो ऑडिट है आपने किया हो ऐसी किसी कंपनी का जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 50 लाख रुपए हो, ग्रॉस एसेट्स जो है वो कम से कम 2 करोड़ रुपए के हो, और टर्नओवर जो है वो कम से कम 10 करोड़ रुपए का हो, तो इन दैट केस आपको एग्जामेशन मिल सकती है। पर इसके बाद भी फिर वही वाली बात, जैसे कि मैंने कहा कि काउंसिल जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो डिसाइड करेंगे कि जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो फिट भी है एग्जामेशन के लिए या नहीं है ना। तो ये एलिजिबल हो जाएंगे आप इसके बाद, और फाइनल कॉल जो है वो इसको पढ़ने से नहीं आएगी, वो ICSI डिटरमाइन करेगा। बट येस, अगर आप इन कंडीशंस के अंदर फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी तो कहीं ना
कहीं हद तक आपकी बढ़ी जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जामिशन आने के। ठीक है, पॉइंट डी जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स आई थिंक स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल है, जो थर्ड वाला है वो मेंबर्स पे एप्लीकेबल है ना। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इससे पहले फोर्थ पॉइंट डिस्कस करूँ, आपको याद है मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि भाई सबके ऊपर तो देखो ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लिस्टेड अनलिस्टेड फर्म कुछ भी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसके नीचे दिया हुआ है। और मोबाइल ऐप भी डेफिनेटली डाउनलोड करिए, क्योंकि उस पर भी हम बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो भेजते रहते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो कुछ अपने मोबाइल ऐप पे। तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। आइए फोर्थ जो कंडीशन है वो देखते हैं, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली शेयर करना जो ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, एग्जामिशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या है भाई फोर्थ या डी पॉइंट, कहते हैं 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो एडवोकेट बने हुए कम से कम 5 साल हो चुके हों, और आप ऐसे किसी भी कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया हो। और साथ साथ हम अभी पढ़ेंगे कि एक केस भी, कम से कम एक केस आपने लड़ा भी होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, continuous practice as an advocate in high court represented one case before the high court। तो one case मतलब कम से कम एक केस तो भाई रिप्रेजेंट किया ही किया हो। and having rendered service as counsel advisor to the company, having paid up share capital of not less than, वही वाली बात, 50 लाख रुपए ग्रॉस एसेट जो है, ये तो सब जगह आई थिंक अभी तक सेम ही है, 2 करोड़, टर्नओवर जो है वो 10 करोड़। तो एडवोकेट होने के साथ साथ हाई कोर्ट में आपने जो है वो केस लड़ा हो, केस में असिस्टेंस प्रोवाइड करी हो, और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड है और नहीं है। तो हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस कम से कम एक केस, और साथ साथ आपने कॉर्पोरेट वगैरह को भी सर्विस दी हो, और वो कॉर्पोरेट वो हो जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल, जैसे यहाँ पे लिखा है कम से कम 50 लाख रुपए, ग्रॉस एसेट्स जो है वो कम से कम 2 लाख रुपए, और जो टर्नओवर है वो कम से कम 10 करोड़ के ऊपर हो। एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो आई थिंक वकील होने से या हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस से काम नहीं बनेगा, आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि जो CS है वो तमाम CB की LODR, ICDR और ये सब चीज़ें पे डील भी करता है, और वो सब चीज़ें कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होती हैं। तो इन दैट केस वैसा एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, है ना। नहीं तो बच्चे तो यही करेंगे, भाई ठीक है चलो मैं अपने किसी जानकार के यहाँ हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट बना लेता हूँ, बात बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपके ऊपर ये कंडीशंस नहीं एप्लीकेबल हो रही हैं, तो सीधे तरीके से ट्रेनिंग करें, गलत कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना दें किसी को, क्योंकि एग्जामिशन ऐसे नहीं मिलती। पूरा इसके बाद भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देने हैं अपने। आप जब कहीं काम करते हैं, सैलरी स्लिप मिलती है, HR से आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बिल्कुल भी गलत ना करें, जो यहाँ पे लिखे हैं रूल्स उन्हीं को फॉलो करें। ठीक है, अब बात करते हैं MBA के बारे में। कई लोग MBA का भाई कोर्स भी करते हैं, CS के साथ भी MBA मैंने देखा कुछ लोग रिकमेंड करते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, जहाँ पे बताऊंगा कि इंटरव्यू में आप कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं जिनके चांसेस हैं कि इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा पूछेंगे, कॉमनली पूछते हैं। और CS के साथ कौन सा और कोर्स करें, एक्सेप्ट LLB, एक्सेप्ट MBA, एक्सेप्ट CA और CMA, ये सब के अलावा CS के साथ और कौन सा कोर्स बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। 4 years पोस्ट क्वालिफिकेशन, अब पॉइंट नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो अभी बच्चों की धक धक हो रही है कि यार मेरा अभी तक 4 में नहीं आया, तो अब क्या मेरी कंडीशन कहीं और आएगी। तो देखो, तो और भी कंडीशंस हैं अभी। 4 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट है, MBA या कोई भी और इक्विवेलेंट जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव, और 5 years पोस्ट qualification experience as an executive, or 6 year experience as an assistant in administration, accounts, finance, personal or legal department or any other area in the company, body, corporate, having paid up share capital of not less than, वही 50 लाख। ये तो आपको अब लर्न ही हो गया होगा। जो फिक्स एसेट्स है वो कम से कम 2 करोड़, टर्नओवर जो है वो 10 करोड़। तो भाई ये आई थिंक कंडीशन है जो मैक्सिमम लोगों पे एप्लीकेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो अकाउंट से भी मांग सकते हैं, वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइनेंस का भी हो आपके पास, लीगल, कुछ भी मतलब इनमें से हो। एज एन असिस्टेंट आपने काम किया हो एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, लीगल में, पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है एज एन अकाउंटेंट वो 6 साल का होना चाहिए। तो मतलब 2 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको पहले 6 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई कर रहा है, मान लो किसी को करते हुए जॉब 5 साल हो गए, तो उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और करना है उसको, और उसको एग्जामिशन मिल जाएगी। बट जो एकदम फ्रेश सोच रहा है उसके लिए तो बेहतर है कि 2 साल की ट्रेनिंग कर ले। ये तब की बात है, ये वो कंडीशन है, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर शायद ही कोई एक्सपीरियंस है जो 3 साल से नीचे है। 3, 4, 5, अभी तो देखिए 6 भी आ गया।
तो आई थिंक वही वाली बात है यहाँ पे कि एक्सपीरियंस हमें चाहिए, और फिर वही है कि 6 साल अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे तो आप 2 साल की तो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं उससे बढ़िया। तो खैर, बट अगर जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली एग्जामेशन के लिए आप आगे बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। और भी कंडीशंस हैं, मतलब एग्जामेशन मिल सकती है भाई, ऐसी बात नहीं है। टीचर को भी एग्जामेशन मिलती है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्या है, 5 years of experience as an executive officer or any other post higher thereto in the secretarial department or 6 year experience as an assistant in secretarial department in any LLP। क्योंकि देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कंपनी हो गई, फर्म हो गया, तो LLP को क्यों छोड़े, वो भी तो एक इवॉल्विंग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अब LLP में भी आ गया कि मान लीजिए आपको LLP में सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है और उसमें 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है उस LLP के अंदर, तो आपको एग्जामेशन मिल सकती है। पर जो LLP है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कम से कम 50 लाख रुपए हो, या फिर और लिखा है एनुअल टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ रुपए हो, या फिर तो एनुअल टर्नओवर ₹25 करोड़ और मोर ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सर्विस पीरियड। तो 2 कंडीशंस है यहाँ पे, पहला है टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो कि कम से कम 50 लाख हो, या फिर जो पिछले 2 साल का टर्नओवर है जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है वो डेफिनेटली 25 करोड़ से ज़्यादा हो जब आपने काम किया है उस ड्यूरेशन में। मान लो आपने आज ज्वाइन किया है और इससे पहले अभी जब आपसे ज्वाइन करे हुए आपको 2-3 साल हो चुके हैं, उसमें इतना टर्नओवर नहीं गया 25 करोड़, बट इससे पहले गया है, तो वो पहले का पीरियड नहीं, जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे उस दौरान जो टर्नओवर है वो इस लिमिट के बियॉन्ड जाएगा तो ही आपको एग्जामेशन मिल सकती है। दिस इज इन द केस ऑफ LLP। तो कंपनी भी हो गई, फर्म भी हो गई, कंपनी से तो हमने स्टार्टिंग ही करी थी, तो उसके बाद फर्म भी हो गई, और अभी यहाँ पे हमने LLP भी देख लिया। अब टीचर को भी एग्जामेशन मिल सकती है, आइए देखते हैं। पर ये टीचर कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं चला रहा है, ये डेफिनेटली किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, और वो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली जो है वो एफिलिएटेड है UGC से, AICTE से एफिलिएटेड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं कम से कम 5 साल आपको हो चुका है एज अ पढ़ाते हुए, एज अ फैकल्टी आपको 5 years उस यूनिवर्सिटी में या उस लाइन में हो चुके हैं, और आप जो पढ़ा रहे हैं वो या तो लॉ हो, या मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, अकाउंटेंसी हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, या काउंसिल, इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट में एग्जामेशन आपको दे सकते हैं। बट प्राइमरली CS के सिलेबस से यही चीज़ें रिलेट होती हैं, और अगर लॉ की बात है तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा एग्जामेशन क्लेम करना, अगर आप पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी में जो कि रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड है, वहाँ पे लॉ पढ़ाते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया। अब उसके बाद has acquired practical experience equivalent to those specified under the guidelines in which professional institute or abroad as may be recognized by the institute in this behalf on reciprocal basis। तो मैं कहूँगा ये जो H और I वाली बात है ये बड़ा डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि इसके अंदर यही लिखा है रेसिप्रोकल बेसिस कि भाई मान लो अब्रॉड में, जैसे आपको पता है ना ICSI जो है या ICAI जो है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये क्या करते हैं कि MOU साइन करते हैं, कुछ बेनिफिट हम लोग हैं, इंडियंस हैं, हमें बाहर के देशों में मिलता है जब हम वहाँ से कोई कोर्स करते हैं, और वो लोग अगर यहाँ से करते हैं तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिलता है। तो कहते हैं उसके बारे में भी अगर कोई रेसिप्रोकल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि अगर वो हमारे मेंबर्स को एग्जामेशन देंगे या हमारे स्टूडेंट्स को देंगे तो हम भी उनको दे सकते हैं। तो आई थिंक ये जो H और I वाले पॉइंट्स हैं ये थोड़े वैसे हैं जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बिकॉज ये डिपेंड टोटली इस बात पे करेगा कि काउंसिल उस बारे में, जो ICSI की काउंसिल है वो उस बारे में क्या सोचती है। बट जो A से लेके G तक पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने बात करी है वो बड़े क्लियर हैं, साफ है कि कैसे आपको एग्जामेशन मिल सकती है। एटलीस्ट वहाँ जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, वो बहुत क्लियर है। तो एग्जामेशन का साफ साफ क्राइटेरिया ये ICSI की वेबसाइट पे भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब एग्जामेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, सिर्फ कहने से काम नहीं बनेगा, और डॉक्यूमेंट्स के अलावा फीस भी देनी है 20,000 रुपये की, ये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद फ़ीस देनी होगी जो एग्जामेशन प्रोसेस को आपके पढ़ाएगी आगे, 20,000 की फ़ीस आपको देनी है, प्लस तमाम तरीके के सर्टिफिकेट्स देने हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, सैलरी स्लिप आपसे वो मांग सकते हैं, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है, HR से कह सकते हैं लेटर वो आपको लिखवा के लाना है जिसमें आपकी डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस वगैरह लिखी हो। साथ साथ जो भी आपकी कंपनी है, जिस भी बेसिस पे आप एग्जामेशन मांग रहे हैं, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट भी होनी चाहिए, और वो कम से कम 2 फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सब आपको सबमिट करना होगा। और साथ साथ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप ये तभी क्लेम कर सकते हैं एग्जामेशन जब आप CS प्रोफेशनल पास हो चुके हैं। तो जो बच्चे अभी पास प्रोफेशनल दे रहे हैं पेपर, तो उनके लिए तो एग्जामेशन क्राइटेरिया ये है ही नहीं, ये तभी अप्लाई होगा जब आप CS प्रोफेशनल पास कर चुके हैं, CS फाइनल पास कर चुके हैं।
तो ये एक मोटी मोटी बात थी एग्जामिशन को लेके। ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों पे शेयर करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई एन आंसर। और इसके अलावा जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, क्लास बोल रहा हूँ, पूरा दिन यही चलता है ना इसलिए क्लास निकल गया। तो जब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो मैं बात करूंगा कि कौन सी कोर्स आपको सीएस के साथ करने चाहिए या आप कर सकते हैं जो बेस्ट रहेंगे आज के समय में जहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है, प्लस कौन से क्वेश्चंस हैं अलग अलग वीडियोस में जो एक ट्रेनिंग से पहले आप प्रिपेयर करके जाएं, जो मैंने किए या जो आजकल मैं सुन रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, एंड आपका लिंक जो है वो भी दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।